सो लेट अस स्टार्ट। आज का क्लास में सिर्फ ये डिस्कशन होगा कि कंपनी का जो क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग टाइप के कंपनीज होते हैं, वो किस बेसिस पे होता है, क्यों होता है क्लासिफिकेशन, और किस कंपनी का क्या रूल बना हुआ है। दैट्स इट। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे हिस्से से गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं हर बार। सो हम लोग को ये अच्छे से समझना है हर चीज, और याद भी करना है। ठीक है। तो सबसे पहले भैया, इतना सारा अलग अलग कंपनी का दरकार क्यों पड़ा? हम लोग कोई एक नॉर्मल कंपनी बनाते हैं और उसी से चलते हैं। तो देखो, कॉमन सेंस, अगर हम लोग बात करते हैं मेंबर्स के बेसिस पे, तो बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिसमें हजारों मेंबर्स होते हैं, जो बहुत बड़ा होता है, बहुत लोग को पाल रहा है, इन सेंस बहुत इंप्लॉइज है उनके अंडर। देश का एक बहुत विभिन्न हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, जियो, टाटा, ये सब तुम लोग देखते हो कितना ज्यादा जरूरी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इसके लिए अलग रूल होंगे। और कुछ कंपनीज है जो हम लोग जैसे बच्चे खोल लेंगे कि हाँ चलो खोलते हैं कंपनी, देखते हैं क्या होता है, स्टार्टअप करते हैं। तो उस केस में अलग रूल्स होंगे। तो क्योंकि हम लोग का इकोनॉमी बड़ा है, बहुत से अलग लोग हैं, बहुत से अलग आइडियाज हैं, तो अलग अलग कंपनी को भी लाने का डिसीजन लिया गया। अभी अगर हम लोग पेज नंबर 5.7 में डायग्राम देखें, तो देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया, इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड। भैया इनकॉर्पोरेशन का मतलब आप हम लोग को एक बार बताए थे, कंपनी का जन्म होना। अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब कंपनी का जन्म ही नहीं हुआ है, मतलब हम लोग एक फेक कंपनी, एक डमी कंपनी चला रहे। कंपनी का जन्म कब होता है? जब हम लोग लॉ एंड रेगुलेशंस के हिसाब से गवर्नमेंट को सारा चीज दें और गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सीओआई ले। तब जब हम लोग सीओआई मिलता है हम लोग को सरकार की तरफ से, तब हम लोग कंपनी कहलाते हैं, एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब ये नहीं मिला, अरे जब ये नहीं मिला तो तुम कंपनी ही नहीं है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ही होता है, अनइनकॉर्पोरेटेड तो सिर्फ एक शैम है, SHAM। शैम मतलब एक ढोंग है, दैट्स इट। ठीक है। फिर मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक होता है रजिस्टर्ड कंपनी, एक होता है स्टैट्यूटरी कंपनी, एक होता है चार्टर्ड कंपनी। हम लोग को ना रजिस्टर्ड कंपनी समझना है, बाकी दोनों में अभी दिमाग नहीं लगाना है। जब रजिस्टर्ड कंपनी पे देखें तो लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी के बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसके बारे में हम छोटा सा कहानी बताए थे तुम लोग को कि अनपेड शेयर, अनकॉल्ड शेयर, पिछले क्लास में, आज भी इसके बारे में बात होगा। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक होता है अनलिमिटेड कंपनी, और फिर उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जिम्मेदारी। जब हम लोग जिम्मेदारी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? लायबिलिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें तो कितना डिफरेंशिएशन निकलता है? 3 डिफरेंशिएशन निकलता है। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी, ये 3 बेसिस है। जब तुमसे पूछा जाए कि लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी कितने हो सकते हैं, तो लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी 3 हो सकते हैं, एक लिमिटेड बाय शेयर्स, एक लिमिटेड बाय गारंटी, और एक अनलिमिटेड कंपनी। देखो लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में किस सेक्शन में बताया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। ठीक है। अच्छा, गारंटी वाला कंपनी के बारे में किसमें बताया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। सॉरी, लिमिटेड बाय शेयर्स का 22 होगा। ठीक है, ओके। तो ये सब कंपनीज एक्ट में बताया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में अनलिमिटेड कंपनी के बारे में बताया। मतलब ये सब हम अपने मन से तुम लोग को याद करवाने के लिए नहीं बोल रहे, कंपनीज एक्ट इसका जिक्र किया है। सेक्शन है तुम लोग के सामने, खोलो बेयर एक्ट और देख लो क्या बोलता है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या कहना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013,
defines that when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association. भैया ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? सबसे पहले इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं मोआ. क्या बोलते हैं? मोआ. ठीक है. इसमें कुछ डिटेल होता है कंपनी का. क्या क्या? नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी कहाँ पे है, कंपनी का लाइबिलिटी क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड है, क्या है, कंपनी का जो नॉमिनी है मेंबर का वो कौन है, कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन है. ये सब छोटा मोटा नॉलेज होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. तो इसी में बता देता है कि कंपनी किस तरीके से लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर है या फिर गारंटी है या फिर अनलिमिटेड. सिंपल. अच्छा भैया ये बताइए लिमिटेड बाय शेयर्स का कहानी क्या है? जब लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, हम तुम लोग को पिछले बार कुछ टर्म सिखाए थे, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो जब आता है लिमिटेड बाय शेयर्स, इसका घूम फिर के एक ही बात बोलता है. ठीक है, कि मानो एक कंपनी का लाइबिलिटी है 500 करोड़. ठीक है, और तुम उस कंपनी के मेंबर हो. सवाल उठता है कि तुमको कितना पैसा देना पड़ेगा, हाउ मच अमाउंट विल यू पे, पूरा 500 करोड़. यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. क्या देखते हैं? मोआ. मोआ में क्या देखते हैं कि हम लोग का लाइबिलिटी कैसा है. फॉर एग्जाम्पल मानो हम लोग का लाइबिलिटी है लिमिटेड बाय शेयर, तो हम कितना देंगे, हम कितना देंगे. तुम जब लिमिटेड बाय शेयर वाला हिसाब देखोगे तो उसमें रहता है ऐसे करके, देखो ₹10 शेयर्स, 10 रुपया का एक शेयर, कितना मानो 500 शेयर. ठीक है, 10 रुपया का एक शेयर, 500 शेयर, यानी कि तुम्हारा लाइबिलिटी टोटल है 5,000 रुपया. उसमें से पेड अप कितना है? पेड अप मानो तुम 2,000 रुपया ऑलरेडी पे कर चुके हो. ठीक है, अभी कंपनी के पर लाइबिलिटी कितना है? देखो 500 करोड़, 500 करोड़. लेकिन जब लिमिटेड बाय शेयर्स होता है ना, तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना देना है. कितना? 3,000. उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं. कितना लाइबिलिटी है? 3,000. कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स था, तो जितना शेयर तुम होल्ड करते हो तुमको सिर्फ उतना ही देना पड़ेगा. दैट्स इट. देखो, it thus implies that for meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute only, underline करना, only to the extent of the amount which remains unpaid. यहाँ पे वो कितना पे कर चुका था? 2,000. कितना अनपेड था? 3,000. तो इसको उतना ही देना है. इसको कितना देना है? जितना इसका अनपेड है, जितना इसका बाकी है. ओके. मतलब कि 500 करोड़ में से इसका हिस्सा 3,000 है. 1 रुपया इसको ज्यादा नहीं देना है, ना घर से ना कहीं से. इट मे बी वर्थ वाइल टू नो दैट दो अ शेयर होल्डर इज अ को ओनर ऑफ अ कंपनी. शेयर होल्डर क्या होता है? कंपनी का को ओनर. हु इज शेयर होल्डर? शेयर होल्डर इज द को ओनर ऑफ द कंपनी, बट ही इज नॉट अ को ओनर ऑफ द कंपनीज एसेट. आई एम रिपीटिंग, जो हम अंडरलाइन करें साथ में करना. ठीक है, जब नहीं करना होगा हम बोल देंगे. अ शेयर होल्डर इज को ओनर ऑफ द कंपनी. कंपनी में उसका हिस्सा है, लेकिन कंपनी के एसेट्स जो है उस पर उसका हिस्सा नहीं है. मतलब मेरा कंपनी है, ठीक है, हम लोग सब कोई मिलके कंपनी खोले. अभी हम बोले तुम लोग को कि यार ये जो कंप्यूटर है इसको बेचो मत, इसको हम घर ले जाएंगे. क्या हम घर ले जा सकते हैं? भैया आप ले जा सकते हैं, आप इसका पैसा दे के ले जाइए. हम बोलेंगे अरे कंपनी तो हम ही लोग का है, हम तो कंपनी में को ओनर है. तो तुम लोग क्या बोलोगे? भैया आप कंपनी के को ओनर तो हो, लेकिन जो कंपनी का एसेट यानी कि ये कंप्यूटर है इसके को ओनर नहीं हो. कंपनी के को ओनर हो, लेकिन कंपनी के एसेट के को ओनर नहीं हो. ओनरशिप ऑफ द एसेट किसके पास है? कंपनी के पास. जब कंप्यूटर खरीदाया था किसके नाम पे बिल हुआ था? कंपनी के नाम पे. तो कंपनी का है. कंपनी अगर वो एसेट आपको देगा तो आपको पैसा देना होगा, फोकट में नहीं ले जा सकते हो आप. ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट लाइन, the extent of right and duties of a shareholder as co-owner is measured by his shareholding. कितना शेयर वो होल्ड करता है
उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि उसका उस कंपनी में कितना हक है और कितना जिम्मेदारी है। आई एम रिपीटिंग, जितना शेयर वो होल्ड करता है उतना उसका जिम्मेदारी होता है और उसका राइट यानी कि हक होता है। अभी हम एक कंपनी में 90% ऑफ द शेयर होल्ड करते हैं तो मेरा हक भी ज्यादा होगा, ज्यादा राइट होगा उस कंपनी के ऊपर, और मेरा जिम्मेदारी भी ज्यादा होगा। कल को जब कंपनी लोन में डूबेगा तो कौन सबसे पहले किसको पकड़ेगा? मेरे को। क्यों? 90% तो मेरे ही पास है। ओके, तो ये था कंपनी बाय लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। अब आते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। 2 का 21 में बोला कि एक ऐसा कंपनी जो it is as the company having the liability of its member limited by memorandum। हम बताए थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताता है लाइबिलिटी कैसा है, लिमिटेड बाय शेयर है या फिर गारंटी है या फिर अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे बोला limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake, as the member may respectively undertake, जितना मेंबर बोला है उतना ही उसको देना पड़ेगा। as the member may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। जब कंपनी बंद होगा तब इनको बुलाया जाएगा। आई एम रिपीटिंग, एक कंपनी है 2012 में स्टार्ट हुआ, 2019 तक एक नंबर चला, कोरोना के कारण 2020 में बंद होने का बात आया। अब इस साल में इससे जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनसे पैसा मांगा जाएगा अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। इससे पहले मेंबर्स को पूछा भी नहीं जाएगा। इससे पहले मेंबर से पैसा मांग सकते हैं क्या? नहीं। कब मांगेंगे? वूंड अप, जब कंपनी बंद हो, कंपनी का दिवाला निकल रहा है, कंपनी को बंद करने का कगार है, लीगल प्रोसीजर हो रहा है, कंपनी बंद हो रहा है, तब इनको बुलाया जाएगा। ये कितना देंगे? जितना का ये गारंटी दी है। ये अगला बोल दिया था कि हम भाई मानो 200 करोड़ तक देंगे, हम गारंटी दे रहे हैं, कल को अगर कंपनी बंद होगा तो हम इतना % देंगे। 500 करोड़ का टोटल एसेट है कंपनी के पास, 500 करोड़ का टोटल एसेट है, और हम बोल दिए, हम बोले कि भैया हम 10% देंगे, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ तक देंगे, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं, उससे 1 रुपया कम नहीं। गारंटी में ये होता है। पहला बात, गारंटी में सिर्फ एक टाइम पे याद किया जाएगा जब कंपनी वूंड अप हो रहा है, बंद हो रहा है। और दूसरा बात, जितना हम गारंटी दिए हैं पैसा हम उतना ही देंगे, 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं। 10 द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ गारंटी कंपनी इज लिमिटेड अप टू अ स्टिपुलेटेड सम मेंशन इन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में बोल दिया कि हम इतना % देंगे, ठीक है। उससे ज्यादा क्या मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सब बच्चा लोग को क्लियर होगा? एक बार फटाफट बता दो सब बच्चों को, ये दो चीज क्लियर है? फटाक से यो कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। गुड, ठीक है भैया, दोनों के बारे में हम लोग समझ गए। अभी दोनों में एक कॉमन फीचर है और एक डिफरेंस है। यहाँ पे पेज नंबर 5.8 में देखो, ये जो कॉमन फीचर, इसके बगल में लिख दो क्वेश्चन, और उसके जस्ट नीचे वाला पैराग्राफ डिस्टिंक्शन वाला में लिख दो क्वेश्चन। यहाँ से 2 क्वेश्चन का जन्म हो रहा है, इनफैक्ट 3 का होगा आगे, बट अभी 2 सुनो। पहला सवाल, लिमिटेड बाय शेयर्स वाला कंपनी और लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में सेम क्या होता है, क्या सिमिलैरिटी है? तो भैया दोनों कंपनियां लीगल पर्सनालिटी है, दोनों आर्टिफिशियल लीगल पर्सनालिटी है, दोनों अलग है, अपना नाम पे खरीद सकता है एसेट वगैरह, और दोनों में लाइबिलिटी लिमिटेड है मेंबर का। एक में कितना लाइबिलिटी होता है? 2 अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, जितना भाई वो पैसा नहीं दिया शेयर में उतना उसका लाइबिलिटी है, और एक में अगला जितना गारंटी दिया था उतना उसको देना होगा, ठीक है। ओके, आगे देखो बोला भी है इन द लेटर केस, ठीक है। लेटर केस यानी कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर, जितना पैसा नहीं दिया है उतना देना होगा। बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट इन देयर मेमोरेंडम कि मेंबर का लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसको और पैसा नहीं देना, जितना मेमोरेंडम में वादा किया है उतना देगा। लेकिन डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है?
गारंटी कंपनी में जब वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी होगा, जब कंपनी बंद होगा, इन द फॉर्मर केस, इसके बगल में लिख दो, इसके ऊपर लिख दो गारंटी कंपनी में द मेंबर्स में बी कॉल्ड अपन टू डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जैसे कंपनी का बंद होने का हिस्सा, मतलब वो काम चालू हुआ, वाइंडिंग अप का प्रोसेस चालू हुआ, वैसे तुमको देना होगा गारंटी अपना, मतलब गारंटी वाला हिस्सा अपना, ठीक है। और कुछ कंडीशंस हैं, इसके बारे में अभी अपन बात नहीं करेंगे। लेकिन इन द लेटर केस क्या है, शेयर वाला, लिख दो शेयर कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। They may be called upon to do so at any time either during the company life or during its wind up। अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो याद करो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, कुछ भी करो कंपनी की जिंदगी में। अगर ये जो डायग्राम बनाए, ठीक है, इसमें क्या था कि इससे पहले 2020 जब कंपनी वूंड अप हो रहा है, उससे पहले पैसा नहीं मांग सकते। क्यों? ये लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है। लेकिन अगर ये लिमिटेड बाय शेयर होता तो पहले भी मांग सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ये यहाँ पे बताया। अगेन आई एम रिपीटिंग द एंटायर सेक्शन, ध्यान देना। कॉमन फीचर है कि भैया दोनों लीगल पर्सनालिटी है और दोनों का लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, दोनों को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक पैसा देना है। डिस्टिंक्शन ये है कि जो गारंटी कंपनी होता है, जैसे वाइंडिंग अप शुरू होगा उसके बाद उसका लाइबिलिटी चालू कि भैया हमको पैसा देना है, गारंटी दिए थे, देना है कब, जब बंद होने वाला है कंपनी तब। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी में क्या होता है कि भाई तुम जिंदगी में, कंपनी चालू हुआ तब से लेके बंद हुआ तब तक कभी भी पैसा मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉमन फीचर क्लियर है, डिस्टिंक्शन क्लियर है। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन, इसके जो थर्ड पैराग्राफ है कि जो गारंटी कंपनी होता है वो कब कब करना है। अरे तुम सीए बन रहा है, तुम लोग सब सीए बनोगे, तुम्हारे सामने क्लाइंट आएगा, पूछेगा सर हमको कंपनी खोलना है। तुम पूछोगे कि आप कैसा कंपनी खोलना चाहते हो, वो पूछेगा कैसा कैसा कंपनी होता है। बोले, तुम लोग बोलोगे भैया, मतलब क्लाइंट को कि सर कंपनी 3 टाइप के होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी, तुरंत ना बोल देगा ना। तुम लोग बोलेगा लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर में आप जितना का शेयर खरीदेंगे और उसमें से जितना पैसा आपका बाकी रहेगा उतना ही मांग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते। तो लिमिटेड बाय गारंटी में आप एक गारंटी देंगे कि इतना परसेंटेज हम पे करने वाले हैं, उतना आपसे मांगेंगे, वो भी कब, जब कंपनी बंद हो रहा होगा तब। तो जो गारंटी कंपनी है उसको तुमको बताना होगा दैट इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड। इसमें क्या है, गारंटी वाला में जब कंपनी बंद होगा पैसा तब मिलेगा। अरे भाई मेरे को पैसा चाहिए काम करने के लिए, मेरे को पैसा चाहिए ना भाई काम करने के लिए, हम क्यों ये सब बुद्धि लगा रहे हैं, शेयर वगैरह क्यों मार्केट में आता है, ताकि हम पैसा उठाएं, कैपिटल बना सके। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि भैया आपका जब बंद होगा तब पैसा देना। तो ये सिर्फ उन्हीं कंपनी के क्लाइंट्स को तुम बोलना, मानो कोई क्लाइंट आया जिसमें वर्किंग कैपिटल, वर्किंग फंड का जरूरत नहीं है, जिसमें वर्किंग फंड का जरूरत नहीं है, जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, कोई कंपनी, जैसे कि तुम लोग सुना होगा वेस्टीज करके एक कंपनी आता है, उसके बाद एम्वे करके एक कंपनी आता है, ये सब में वर्किंग फंड का उतना जरूरत नहीं होता, तुम मेंबर बन सकते हो, ठीक है। तो वहां पे तुम गारंटी दोगे, ठीक है। और दूसरा चीज, जब ये फंड where these funds can be held from other sources, जब पैसा तुम अलग जगह से मंगा सको, फीस से, चार्ज से, डोनेशन से, एंडाउनमेंट से, तुम समझ रहे हो बात को। क्लाइंट तुम्हारे सामने बैठा है, तुम पूछोगे कि भैया आपके पास जो पूंजी है आप कहाँ से लगा रहे हैं। क्लाइंट बोला पैसा का टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है अपन के पास। तुम बोलोगे गारंटी कंपनी खोल लीजिए, पैसा जब है ही गारंटी कंपनी खोलिए, जो मेंबर होंगे वो वाइंडिंग अप पे पैसा देंगे। और अगला बोला कि सर पैसा की तो जरूरत है, तब क्या बोलोगे तुम कि लिमिटेड बाय शेयर वाला कंपनी खोलिए, उसमें आपको पैसा मिलेगा, गारंटी में तो लास्ट में पैसा मिलता है। इज दिस होल सिनेरियो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाक से यो कर दो अगर क्लियर है तो। किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना अभी। गुड, ओके। अनिरुद्ध एक बार अनम्यूट करो। यस भैया। हाँ बाबू, क्या डाउट हुआ तुमको ये बताओ पहले। ये लास्ट में आपने बोले कि कौन सा कंपनी, मतलब पूछेगा तो कैसे बताना है। चलो ठीक है, हम एकदम रियलिटी, लिमिटेड बाय शेयर। ध्यान दो इधर आओ। देखो
ये है तुम लोग, ठीक है, हो सकता है कोई लड़का हो या लड़की हो, लेकिन तुम लोग में एक है कि तुम लोग सीए बन चुके हो, तुम लोग का अपना ऑफिस है, ठीक है। अभी ऑफिस है, ऑफिस मतलब तुम्हारे पास क्लाइंट आएंगे, ठीक है। एक क्लाइंट आया, रामलाल, रामलाल तुमसे आके बोला कि सीए साहब, सीए साहब मेरे को ना एक कंपनी खोलना है। तुम बोलेगे, तुम क्या पूछोगे कि कैसा कंपनी खोलना है। आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा ऑप्शन लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, एंड तीसरा ऑप्शन अनलिमिटेड। किस टाइप का कंपनी खोलना चाहोगे? क्लाइंट है रामलाल, उसको नहीं पता क्या ये 3 चीज, वो तुमसे पूछेगा, तुम क्या बोलोगे कि क्या आपके पास पैसा है, क्या बहुत सारा कैश है? वो बोलेगा हाँ मेरे पास पैसा बहुत सारा है, मेरे को फंड का जरूरत नहीं है, हम जो कंपनी खोल रहे हैं उसमें मेरे को फंड का जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे को पैसा का जरूरत नहीं, पैसा बहुत सारा है। अभी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होता है ना, इनका क्या मोटिव होता है कि हमको मार्केट से पैसा उठाना है, मेरे पास फंड का कमी है, वर्किंग कैपिटल जो होता है, वर्किंग फंड जो होता है उसका कमी है। तो ये अगला बोल दिया कि इसके पास फंड का कमी नहीं है, तो हम लोग इसको कौन सा कंपनी खुलवाएंगे? लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। देखो कंपनी इन 3 में से एक होगा ही होगा, इन 3 में से 1 2 3, इन 3 में से एक होना ही होना है उसको। लिमिटेड बाय शेयर्स कब कराएंगे? जब अगला को फंड का जरूरत हो, दरकार। गारंटी कब करवाएंगे? जब फंड का दरकार नहीं है, बहुत पैसा है आगे वाले के पास, तो लिमिटेड बाय गारंटी खुलवा देंगे कि भैया आपके जो मेंबर है वो गारंटी देंगे, कल को जब आपका कंपनी बंद होगा तब वो आपको पैसा देंगे। आप बोले ना आपके पास बहुत पैसा है, आपको जरूरत नहीं है पैसा का, तो आप अपना कंपनी चलाओ, जब बंद होगा तो वो लोग अपना हिस्सा आपको दे देंगे। अनलिमिटेड के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये फंड जो है ना, वर्किंग फंड, इसका यही कहानी है कि क्लाइंट से पूछना पड़ता है कि पैसा कितना है, पैसा तुमको मार्केट से उठाना है या फिर अपना लगाएगा। वो बोल दिया हम पैसा अपना लगाएंगे, तो लगाने दो, तुम लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी खुलवा देना, जब कंपनी बंद होगा तो उसका मेंबर तब उसको पैसा देगा। अरे अगला के पास पैसा ही नहीं है कंपनी चालू करने के लिए, तो फिर तो शेयर्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ? बताओ अनिरुद्ध एंड निकिता, तुम लोग दोनों को? यस भैया। गुड, ठीक है। ओके, अभी जो ये वर्किंग फंड वाला हम तुम लोग को बता रहे थे ना, ये कौन सी कंपनी से होता है? मानो कोई कंपनी है जो डोनेशन पे चलता है, या फिर कोई कंपनी है जो फीस वगैरह पे चलता है, जैसे कि आईसीएआई कैसे चलता है, फी वगैरह पे चलता है, ठीक है। कोई चार्ज पे चलता है, कोई इंडाउनमेंट पे चलता है, तो उन लोगों को शेयर्स की जरूरत ही नहीं है। अरे बैंक को देख लो, बैंक जो होता है क्या, बैंक चार्जेस काट लिए, फीस काट लिए, ये वो लमसम ऐसे ही चलता है, तो उन लोग को गारंटी कंपनी बना सकते हैं हम लोग। हम लोग को ये क्यों सिखाया जा रहा है? देखो जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, मजा कब आएगा? जब उसको एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करे। तुम जब सीए बनोगे तो एक्चुअल लाइफ में ये सब पॉइंट अप्लाई होगा, ठीक है। तो कब किस कंपनी को प्रेफरेंस देना है ये तुम लोग सीख चुका है। अभी एक छोटा सा केस लॉ है, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी टू refuse to accept the transfer by a member of his interest in the company is on a different footing than of a company limited by a share। देखो बात को समझने का कोशिश करना। रामलाल को, अभी आया था ना रामलाल हम लोग के पास, तो रामलाल उसके बाद मुन्ना, गुड्डू, ठीक है, 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे। सवाल उठता है कि कंपनी लिमिटेड बाय क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, या फिर कंपनी अनलिमिटेड है? ये सवाल उठा। अभी ध्यान से सुनना। मानो मानो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ये मान लो। तो इसमें क्या होता है कि मुन्ना जो है, मुन्ना क्या बोला कि हम अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं कालीन भैया को, ठीक है। तुम लोग सब जानता ही होगा कालीन भैया कौन। मुन्ना बोला हम अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं कालीन भैया को। ये किस केस में हो रहा है? शेयर्स वाला केस में। देखो जो जो ग्रीन है वो शेयर्स वाला केस, ठीक है।
अच्छा, अब व्हाइट में आते हैं, मानो गारंटी वाला कंपनी है और गुड्डू बोला कि हम अपना जो शेयर है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, मानो बीना को। किसको? बीना को। इन दोनों केस में ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, ये बात तुम लोग को समझना जरूरी है। जब मुन्ना भैया कालीन भैया को देंगे लिमिटेड बाय शेयर्स वाला कंपनी में, जब मुन्ना अपना हिस्सा कालीन भैया को दे रहा है तब लॉ अलग है, और जो गारंटी वाला कंपनी है, मानो यही कंपनी शेयर्स नहीं होता, गारंटी होता, और गुड्डू भैया बोलते कि हमको बीना को देना है, तो उसका सीन अलग है। दोनों में अलग लॉ लगता है। यहाँ पे ये केस स्टडी में सुप्रीम कोर्ट बोला कि अगर शेयर वाला कंपनी है तो अलग तरीके से ट्रांसफर होगा, अगर आगे वाला मना कर रहा है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, और गारंटी वाला कंपनी है तो अलग तरीके से ट्रांसफर होगा, और उसमें अगर आगे वाला पार्टी मना कर रहा है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, ये हम लोग आईपीसीसी फाइनल में सीख लेंगे। अभी सिर्फ ये सीखना है कि भैया चाहे लिमिटेड बाय शेयर हो चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, दोनों का ट्रांसफर का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये केस स्टडी में यही बोला है। ठीक है, दोनों में अलग प्रिविलेजेस मिलता है, अलग फायदा है, अलग नुकसान है। ठीक है, क्या अलग फायदा अलग नुकसान है वो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। क्लियर है ये वाला पॉइंट सबको? क्लियर है? ओके, किसी को डाउट है तो बता दो चैट में, ये तो विल मूव फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, गुड। क्लियर है ना समर्थ? हाँ भैया। ठीक है, चलो गुड। अब आते हैं अनलिमिटेड कंपनी, सेक्शन 9 सबसेक्शन 92। इसका कहानी थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको ना हम लोग अंदर में पढ़ने से पहले ये डायग्राम देखते हैं, इसको स्टार मार्क कर लो, डायग्राम को स्टार मार्क कर लो, ये 1 नंबर डायग्राम। इसमें क्या बोलता है? नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। मेंबर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अभी तक जो दोनों सीखे, पहला लिमिटेड बाय शेयर्स, जितना आपका अनपेड अमाउंट है आप सिर्फ उतना का टेंशन लोगे कि भाई मेरा 7 रुपया अनपेड है एक शेयर पे, मेरे को उतना का चिंता होना चाहिए। गारंटी कंपनी में कंपनी बंद हो रहा है, जितना का आप गारंटी दियो उतना टेंशन लोगे। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी में आपका घर आएगा, सामान उठा के ले जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी में आपका घर घुसेगा, सामान उठाएगा और ले जाएगा। ओके, दूसरा बात, द लाइबिलिटी सीजेस ऑन व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। ये जो लाइबिलिटी होता है ये जिंदगी भर अनलिमिटेड है नहीं। मानो एक कंपनी है, ठीक है, उसका मेंबरशिप आप छोड़ दिए, आप रिटायर कर गए उस कंपनी से, या फिर आप वो मेंबरशिप किसी और को दे दिया, तो अब लाइबिलिटी आपका नहीं है। आई एम रिपीटिंग, पहला लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है कब तक? जब तक आप उस कंपनी के मेंबर हो। जैसे आप उस कंपनी के मेंबर के पोजीशन से हटे, आपको टेंशन लेना नहीं। अभी इसके बाद वाला पॉइंट ध्यान से समझना, लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वून्ड अप। क्या बोल रहा है? बोलता है लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड, इसका मतलब लाइबिलिटी इज लिमिटेड। अरे कॉमन सेंस, नॉट अनलिमिटेड को हम लोग बोल सकते हैं लिमिटेड, है ना। नॉट गुड को हम लोग बोल सकते हैं कि वो बैड है। हाउ इज द फूड? द फूड इज नॉट गुड, इसको बोल सकते हैं द फूड इज बैड। उसी तरीके से लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड को हम लोग बोल सकते हैं लाइबिलिटी इज लिमिटेड। कब तक लिमिटेड रहता है? टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वून्ड अप। जब तक कंपनी वून्ड अप नहीं हो रहा है तब तक ये लोग का चिंता है। मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जैसे गारंटी कंपनी में होता था, याद है? कब बुलाते थे हम लोग गारंटी कंपनी वाले मेंबर्स को? जब कंपनी बंद होता था। उसी तरीके से अनलिमिटेड कंपनी में भी जब कंपनी बंद होगा तब उनके मेंबर को बुलाएंगे, बोलेंगे सुनो इधर आओ, और क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि भाई इतना दे दो। बोलेगा मेरे पास नहीं है, तो उसका घर जाके उठा के ले आएंगे। घर जाके उठा के ले आएंगे भैया, ये कहीं लिखा है? देखो अगला पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटी, हाउएवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे रामलाल, मुन्ना, गुड्डू है, गुड्डू से बोल रहे सारा क्रेडिटर, सारे जो लोग उधार लिया, कर्जदार लोग, कि गुड्डू पैसा दो, गुड्डू पैसा दो, गुड्डू पैसा दो। गुड्डू बोला मुन्ना और रामलाल को, अनलिमिटेड कंपनी है, कि रामलाल एंड मुन्ना पैसा दो। ये लोग बोला नहीं देंगे। गुड्डू कोर्ट जा सकता है, गुड्डू बाकियों से पैसा मांग सकता है, कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सकता है।
यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। एक बार रिपीट करते हैं अंदर से इसी चीज को, देखो इंग्लिश में क्या लिखा है। द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटी। टोटल 500 करोड़, तो उसमें आपका चिंता आ गया बहुत बड़ा, घर से उठा ला के देना होगा पैसा। बट ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर। पूरा आपको अपना जेब से नहीं देना, बाकी मेंबर्स से आप कंट्रीब्यूशन मांग सकते हो। इन केस द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, the articles of association must state the amount of share capital and the amount of each share। अगर शेयर कैपिटल वाला कंपनी आपका है मानिए, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हर शेयर का अमाउंट होना चाहिए और टोटल ऑथराइज्ड कितना है, सब्सक्राइब्ड कितना है, इशूड कितना है, ये सब लिखना जरूरी है। ठीक है। so long as the company is a going concern, the liability on the shares is only the liability which can be enforced by the company। The creditor can institute proceeding for winding up of the company for their claims। अभी मानो क्लेम है किसी क्रेडिटर का करोड़ों का और कंपनी दे नहीं रहा है, तो क्रेडिटर जो है कोर्ट में जाके बोल सकता है कि भैया कंपनी उठवाओ और हम लोग का पैसा दिलवाओ, ये पैसा नहीं देगा, नहीं तो ये घपला कर रहा है। ये हक क्रेडिटर के पास है कि हम केस करें। जैसे क्रेडिटर केस करेगा जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है, मतलब क्या, जैसे सुप्रीम कोर्ट में घुस के केस करता है, नहीं, इसका अपना एक लिक्विडेटर होता है, एक आदमी होता है जो बैठेगा और सारे चीज का, मानो एसेट है, ठीक है, अभी जो कंपनी है उसके हिसाब से उसके पास 300 करोड़ का एसेट है, लेकिन जब ये लिक्विडेटर बैठेगा और वो वैल्यू करेगा बैठ के हर एसेट को, इसके हिसाब से 200 करोड़ का एसेट। तो लिक्विडेटर कौन, जो बैठ के एसेट वगैरह को वैल्यू करे और बिकवाए। ये क्या करेगा, ये मेंबर को बुलाएगा और बोलेगा भैया तुम अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो, तुम्हारा इतना हुआ, तुम्हारा इतना हुआ, तुम्हारा इतना हुआ। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया क्या हुआ। क्रेडिटर बोला बहुत ज्यादा घपला कर रहा है कंपनी, बहुत ज्यादा लोन लेकर रखा है, हम क्या करें। तो कोर्ट बोला, ट्रिब्यूनल बोला रुको, ट्रिब्यूनल एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को असाइन किया, बोला जाओ देखो तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। लिक्विडेटर देखा, बोला कंपनी बंद करना है। लिक्विडेटर सारा हिसाब किताब बैठाएगा, मेंबर को बुलाएगा, बोलेगा तेरा ये हिस्सा, तेरा ये हिस्सा, तेरा ये हिस्सा। क्या अनलिमिटेड कंपनी, सारे बच्चों को क्लियर है, फटाक से यो करो। क्या अनलिमिटेड कंपनी, सारे बच्चों को क्लियर है। गुड, एक ही जन का यो आया, चलो गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। गुड, अभी भी कुछ जन का यो नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, आई डोंट नो। गुड, ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लाइबिलिटी के बेसिस पे पूरा क्लियर है, क्या सीन है नहीं है। अब आते हैं मेंबर्स के बेसिस पे। ठीक है, अभी आया हुआ था हम लोग के पास कौन, रामलाल, उससे पूछ लिए क्या पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो बोला हाँ हमको और लोग से भी पैसा चाहिए, तो लिमिटेड बाय शेयर्स वाला कंपनी खुलवाएंगे इनको। पूछेंगे कितना मेंबर है, क्या पूछेंगे कितना मेंबर है, और उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसा कंपनी खुलवाना है। सबसे पहले जब मेंबर के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, अपन डिस्टिंग्विश करते हैं, तो दो निकलता है स्टार्टिंग में। तो एक निकलता है पब्लिक, एक निकलता है प्राइवेट। ठीक है, जैसे आरएससी एक प्राइवेट कंपनी है, आरएससी प्राइवेट लिमिटेड, तो जो प्राइवेट कंपनी है उसको अपना नाम के बाद में प्राइवेट लगाना जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी है। और जो पब्लिक कंपनी होता है वो सिर्फ लिमिटेड लगाता है, जैसे कि बीसीसीएल, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, ओके। तो जो प्राइवेट कंपनी है इसका भी आगे फिर फर्दर होता है। ठीक है, अभी इतना खाली याद रखो, एक पब्लिक एक प्राइवेट। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखो। ओके भैया, जो प्राइवेट कंपनी होता है, जो प्राइवेट कंपनी होता है उसमें मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 2। मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 2। मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 200। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना है, जब इनके मेंबर्स हम लोग गिनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे बच्चा लोग, ध्यान सुनो।
ये चीज का ध्यान रखना है, जब मेंबर्स हम लोग गिनेंगे तो कुछ लोगों को नहीं गिना जाता है। किनको? एम्प्लॉई कम मेंबर्स, इनको नहीं गिना जाएगा कभी भी, इनको ये लिमिट में नहीं गिना जाएगा। बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्या है कहानी, सुनो। अभी तुम लोग क्या है, सक्सेसफुल सीए बन गया, बहुत हार्ड एकदम, तुम लोग का प्लेसमेंट हुआ मानो 50 लाख रुपया पर एनम, ठीक है। अभी तुम उस कंपनी में है, एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय है, और क्या हुआ, तुम क्या किया, उस कंपनी का शेयर्स तुमको मिला, मानो तुम खरीदा या फिर तुमको गिफ्ट मिला, बॉस खुश होके दे दिया, तुमको मिला। क्या तुम उस कंपनी के मेंबर्स में गिनती आओगे? नहीं। जब भी मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर ये सब देखें तो उन एम्प्लॉइज को, उन मेंबर्स को छोड़ देते हैं जो कंपनी में एम्प्लॉय हैं या फिर पहले थे और तब उनको शेयर मिला था। ऐसे समझो, अगर हम लोग दिखाएं टाइमलाइन, अभी वाला तो सीन समझ में आ गया, तुम कंपनी में एम्प्लॉय है, सीए है, तुमको शेयर मिला, तुम कंपनी के मेंबर में गिनती नहीं आएगा। दूसरा केस, 2012 में तुम कंपनी का एम्प्लॉय था, ठीक है, एम्प्लॉय था और तब तुमको मिला था शेयर, तब तुमको कंपनी का हिस्सा मिला था। आज है 2020, आज तुम मस्त एकदम कंपनी छोड़ छाड़ दिया है, तो आज भी तुमको मेंबर में गिनती नहीं लिया जाएगा। क्या बोले, मिला था जब तक तुम एम्प्लॉय था, ठीक है। केस वन, तुमको जब 2012 में मिला तब तुम एम्प्लॉय था और तभी तुमको शेयर मिला था, तो तुमको अब जिंदगी भर मेंबर में नहीं गिना जाएगा। केस टू समझना, केस वन में जब तुम एम्प्लॉय था तब शेयर मिला, केस टू में 2012 सेम, तुम एम्प्लॉय है, गुड, लेकिन तुम्हारे पास शेयर नहीं आया। 2014 में तुम काम छोड़ा और 2015 में मानो तुम शेयर खरीदा। सवाल उठता है, जब ये शेयर तुम लिया, क्या तुम कंपनी का एम्प्लॉय था? अगर हाँ, तो तुमको मेंबर में नहीं गिना जाएगा। जब तुम शेयर लिया, क्या तुम तब कंपनी का एम्प्लॉय था? नहीं, तब तुमको मेंबर में गिना जाएगा। पूरा तुम लोग डाटा देखो, दोनों केस देखो, डाइजेस्ट करो, कोई डाउट है तो पूछो, बिंदास पूछो, टाइम दे रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। अगर केस वन जो है, तुम जब शेयर लिया या फिर जब भी तुमको शेयर मिला, तुम कंपनी का मेंबर था, एम्प्लॉय था, तो जिंदगी भर अब कभी भी तुमको कंपनी के मेंबर में गिना नहीं जाएगा। केस टू, पहले कभी एम्प्लॉय हुआ करता था, फिर काम छोड़ दिया, उसके बाद शेयर खरीदा गया है, तो तुमको कंपनी के मेंबर में गिना जाएगा। शेयर परचेज करने के बाद एम्प्लॉयज बनेंगे तो भी तुमको मेंबर्स में गिना जाएगा। ये चीज जरूरी है, शेयर जब खरीद रहे हैं तब एम्प्लॉय होना जरूरी है, दैट्स इट। शेयर जब खरीद रहे हैं तब एम्प्लॉय होना जरूरी है, दैट्स इट। अगर शेयर खरीद रहे हैं और एम्प्लॉय हैं तो हम उस कंपनी के मेंबर में गिनती में नहीं आएंगे, जो लिमिट है मेंबर का उसमें नहीं आएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सबका यू आना जरूरी है, एक जन का भी यू नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर सर अगर मतलब पहले शेयर खरीदा उसके बाद एम्प्लॉय हुआ तो वही तो बोले, क्या होगा? नहीं होगा। तुम पहले शेयर खरीदी मानो और बाद में एम्प्लॉय हुई, तो तुमको, क्या तुम जब शेयर खरीदी तब एम्प्लॉय थी? इसका जवाब दो। नो सर। नहीं थी। तो रूल यही है कि जब तुम शेयर खरीद रहे हो और उसी टाइम पे अगर तुम एम्प्लॉय हो, तब तुमको उस नंबर में नहीं गिना जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। बाकी हर टाइम में तुमको उस नंबर में गिना जाएगा। ओके ओके सर। ओके। आयुष एक सवाल पूछा कि भैया हम एम्प्लॉय हैं और मेरे पास मानिए 10 शेयर है, ठीक है, काम छोड़ने के बाद हम 20 शेयर और खरीदे तो क्या किया जाएगा? इसका ये जवाब है कि मानो जब तुम एम्प्लॉय था, तुम्हारे पास कितना शेयर था? 10 शेयर, तब तुम मेंबर नहीं था, तब तुम मेंबर का नंबर में गिनती नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद तुम और खरीदा, ठीक है, उसके बाद तुम और खरीदा, तुम एम्प्लॉय कम मेंबर है अभी भी तो तुम वही कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, तुमको वही चीज में मेंबर में गिनती नहीं लिया जाएगा, तुम क्या है? एम्प्लॉय कम मेंबर, ठीक है। ओके
आई थिंक सबका डाउट क्लियर है। गुड। पहले एम्प्लॉय थे, अब रिटायर हो गए। देन हर केस में आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अगर तुम एम्प्लॉय थे और तभी तुम्हारे पास शेयर आया है तो तुम उनके मेंबर्स में गिनती नहीं आओगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, अगर तुम एम्प्लॉय थे और तभी तुम्हारे पास शेयर्स आ गया था कंपनी का तो मेंबर में गिनती नहीं आएंगे। ओके, अभी पहले एम्प्लॉय थे लेकिन अभी खरीदने के वक्त रिटायर हो गए, तब क्या होगा? पहले एम्प्लॉय थी तुम, ठीक है, मेरा लॉ के हिसाब से हमको बताओ, जो हम तुम लोग को ट्रिक बताएं। जब तुम एम्प्लॉय थी क्या तुम्हारे पास शेयर था? बताओ, जब तुम एम्प्लॉय थी क्या नहीं, तुम्हारे उस पास समय नहीं था? तो नहीं है, तुम मेंबर में गिनती आएगी। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा को ना हम लोग किताब से एक बार पढ़ लेते हैं। प्राइवेट कंपनी, पेज नंबर 5.11 सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। ये सब सेक्शंस वगैरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब टाइम टू टाइम अगला गवर्नमेंट बोल देता है कि इतना होना चाहिए कैपिटल, तो उतना। ठीक है, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। प्राइवेट कंपनी में दो चीज होना जरूरी है। पहला, ऐसे ही उसका शेयर्स ट्रांसफर नहीं होगा। पहला, ऐसे ही उसका शेयर्स ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा, मैक्सिमम 200। मैक्सिमम कितना मेंबर्स हो सकता है? 200। 1% कंपनी छोड़ के, 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होता है, इसके बारे में इसके बाद बात होगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। प्राइवेट कंपनी क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी which have a minimum paid up share capital as may be prescribed, जितना अगले को प्रिस्क्राइब किया उतना, and which by its articles, पहला, शेयर्स का ट्रांसफर में रिस्ट्रिक्शन है, आराम से शेयर्स ट्रांसफर नहीं होता है, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है। और दूसरा, मैक्सिमम नंबर है 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है? 200। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। क्या बोला भैया यहाँ पे? यहाँ पे क्या बोला? एक सेकंड रुकना। देखो एग्जाम्पल पे आते हैं। ये है राम, ये है श्याम। ठीक है, दोनों बोला चलो मिल के शेयर लेते हैं। दोनों बोला, दो मेंबर है, दोनों बोला चलो मिलकर शेयर लेते हैं, और दोनों मिलके मानो 50 शेयर लिया। ठीक है, सवाल उठता है भैया कंपनी का मेंबर्स में, कंपनी का मेंबर्स में कितना गिनेंगे हम? कंपनी का मेंबर्स अगर हम बोलेंगे तो राम और श्याम 2 गिनेंगे या फिर 1 गिनेंगे? 2 जन मिलके शेयर खरीद रहा है ना। तो इसका ये जवाब है कि जब भी 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग मिलकर शेयर्स खरीदते, चाहे वो 1 खरीदे चाहे वो 500 खरीदे, लेकिन वो जॉइंटली खरीद रहे हैं मिलकर, तो इनको सिंगल मेंबर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिंगल मेंबर। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अगर 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग मिलकर शेयर खरीदते, चाहे वो कितना भी शेयर खरीदे, उनको सिंगल मेंबर माना जाएगा। इसको कर लो स्टार। अगर 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग कितना भी शेयर खरीदे, जॉइंटली खरीद रहे साथ में, तो उनको 1 मेंबर माना जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो आज काम कर रहे हैं, देखो अभी जॉब है, अभी जॉब है। दूसरा, पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट, पहले था और जब था तब वो मेंबर थे। पहले लिखो, पहले जॉब था और तब मेंबर भी थे, मेंबर भी थे। इन दो केस में, सिर्फ और सिर्फ इन दो केस में मेंबर्स की गिनती में नहीं आएंगे। ठीक,
पहला चीज सीखे भैया प्राइवेट कंपनी का कि वो आराम से ट्रांसफर नहीं कर सकता है शेयर। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी 200 होता है। 1% कंपनी का सीन थोड़ा अलग है। अभी ये जो 200 हम लोग गिन रहे, इसमें दो बात का ध्यान रखना है। पहला बात कि अगर दो या फिर दो से ज्यादा लोग शेयर्स खरीद रहे जॉइंटली, तो उनको एक इंसान माना जाएगा, एक मेंबर माना जाएगा। और दूसरा बात, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं और आपके पास शेयर्स है, या फिर आप पहले एम्प्लॉयमेंट में थे और तब आपके पास शेयर्स था, तो आपको मेंबर में गिना नहीं जाएगा। और तीसरा बात कि आप पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते हो। याद रखना, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक को इन्विटेशन हम लोग कैसे देते हैं? तो बच्चा बता सकता है चैट में कि एक कंपनी पब्लिक को कैसे इनवाइट करता है? देखें किसका जवाब आया। वेरी गुड, श्रुति gave the right answer. Prospectus. Rhythm gave the right answer. Okay. Okay. अनिरुद्ध बोलता है प्लीज रिपीट सेकंड केस वंस अगेन। किसका सेकंड केस? ये वाला की कौन सा केस बोल रहा है अनिरुद्ध, बता। अनम्यूट करके बता दे क्या क्या केस है। बोला था ना सेकंड वाला केस जो ऊपर में बताए थे। तुम रीड कर। ऊपर में ड्रॉ करके समझा दिया। हाँ, तो जो सेकंड केस था, तुम खाली मतलब ड्राइंग्स वाला में जा रहा है तुम। हाँ, वो ड्राइंग्स वाला मतलब डायग्राम समझ में नहीं आया था, वो जो ऊपर बताए थे ना आप। ये वाला नहीं, ये वाला। अच्छा, वो तो डिलीट कर दिया। अच्छा, फिर से हम बता रहे हैं, सुनो फिर से हम बता रहे हैं। तुम कंफ्यूज मत हो, तुमको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या एम्प्लॉय जो है उसके पास शेयर है। सिंपली, क्या जो एम्प्लॉय है उसके पास शेयर है? अगर हाँ, तो उसको मेंबर में नहीं गिनेंगे। मानो जब, ये आज का बात नहीं, मानो 5 साल पहले एम्प्लॉय थे और तब भी मेरे पास शेयर था, आज उस कंपनी को हम छोड़ दिए, क्या उस कंपनी के मेंबर है? नहीं। अगर तुम एम्प्लॉय है और तुम्हारे पास शेयर है तो तुम मेंबर नहीं कहलाओगे। दैट्स इट। 100 बात का ये बात, अगर तुम एम्प्लॉय है और तुम्हारे पास शेयर है तो मेंबर नहीं कहलाओगे। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सर, पहले एम्प्लॉय थे और शेयर भी था, ठीक है, तो मेंबर तो नहीं थे, लेकिन अभी रिटायर हो गया लेकिन शेयर है, तो तब तो तुम मेंबर मेंबर होंगे नहीं ना। कहलाएंगे। कैसे? यहाँ पे देखो, हम वही तो बोल रहे हैं। श्रुति, तुम देखो कंफ्यूज हो रही हो, तुम मेरा बात को ध्यान से सुनो। तुम एम्प्लॉय है या फिर थी और तुम्हारे पास शेयर है या फिर था, तुम मेंबर नहीं कहलाओगे। दैट्स इट। ठीक है? तुम्हारा कहना है कि 2012 में हम एम्प्लॉय थे और मेरे पास शेयर था, एम्प्लॉय भी थे और शेयर भी था। आज हम रिटायर हो गए 2020 में, क्या हम मेंबर कहलाएंगे? नहीं। क्यों भैया? देखो, पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट, पहले वो एम्प्लॉय था, वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, उस टाइम वो मेंबर भी था उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान, और रिटायर, कंपनी से रिटायर हो गया, कंपनी छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो मेंबर है आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज। आज भी वो कंपनी का शेयर होल्ड करके रख रहा है, तो उनको नंबर ऑफ मेंबर्स में नहीं गिना जाएगा। ठीक है? दैट्स इट। क्लियर है श्रुति? यस सर। ओके। और हम लोग बात कर रहे थे इनविटेशन टू पब्लिक। अभी कैसे इनवाइट करते पब्लिक को? सही जवाब आया था कि भैया प्रोस्पेक्टस से। प्रोस्पेक्टस क्या एक पतला सा डॉक्यूमेंट होता है, सारा कच्चा चिट्ठा मेरा कंपनी का उसमें होगा, जिसको कंपनी का शेयर खरीदना आओ खरीद लो। लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ने ऐसे नहीं बिकता है। अभी आरएससी प्राइवेट लिमिटेड है, क्या हम नॉर्मल पब्लिक को बुला के बोल सकते हैं आओ मेरा कंपनी का शेयर खरीदो? नहीं, हम नॉर्मल पब्लिक को बुला के ऐसे नहीं बोल सकते। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट नॉर्मल पब्लिक, वो नॉर्मल पब्लिक को ऐसे शेयर नहीं बेच सकता है। ठीक है? तो 3 बात। पहला बात, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आसानी से नहीं होता है। दूसरा बात, ओपीसी यानी कि 1% कंपनी छोड़कर बाकी सारा कंपनी का मैक्सिमम लिमिट क्या है? 200। और तीसरा बात कि नंबर ऑफ मेंबर्स में सॉरी कि जो इनविटेशन है पब्लिक को हम लोग नहीं दे सकते हैं प्राइवेट कंपनी के तौर पे। ओके, ये था डेफिनेशन। अभी देखो, इसी को ना ऐसे पॉइंट में दे दिया, पॉइंट में। क्या मिनिमम पेड अप कैपिटल का जरूरत है क्या प्राइवेट कंपनी में? नो। मिनिमम मेंबर ऊपर तो लिखा हुआ है कि है, कहाँ? फर्स्ट लाइन में पैराग्राफ था।
मीन्स ए कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी फॉर द टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रिस्क्रिप्शन क्यों लिखा? मानो कल को गवर्नमेंट चाहे, ये फॉर द टाइमिंग मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, कल को चाहे तो वो रख सकता है, ठीक है। ये इसलिए अभी नहीं है, कल को सरकार चाहे तो लॉ में अमेंडमेंट लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी मानो बोल देता, क्या बोल देता कि नो, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वही बोल देता कि नो मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो कल को अगर सरकार को कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल लगवाना होता ना, तो उसको पूरा एकदम टेंशन होता। अभी कोई टेंशन नहीं है, एक नोटिफिकेशन देगा, हो गया। ये रीजन है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि मिनिमम पेड अप कैपिटल की जरूरत है, तो हम लोग का जवाब क्या होगा? सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, फॉर द टाइमिंग जरूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, जो कि होता है 2। ओपीसी में अलग सीन है, अभी बात होगा उसके बारे में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होता है 200। ये नंबर में कौन नहीं गिनाता है? प्रेजेंट एम्प्लॉय का मेंबर, जो अभी एम्प्लॉय है और मेंबर भी है, या फिर अर्स्टवाइल एम्प्लॉय का मेंबर, जो पहले एम्प्लॉय थे और मेंबर भी थे। क्या राइट टू ट्रांसफर शेयर है? हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर को आराम से? नहीं। क्या हम नॉर्मल पब्लिक को बुला सकते हैं? नहीं। अच्छा, अभी जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो भी 2 अलग अलग टाइप का हो जाता है। एक होता है ओपीसी 1% कंपनी, एक होता है स्मॉल कंपनी। याद रखना, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी का एक हिस्सा है और स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी का एक हिस्सा है। स्मॉल कंपनी क्या होता है? व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 2 का 85 में उसको डिफाइन किया गया है। इसमें 2 ऐसा कंडीशन रख दिया। पहला कंडीशन कि भैया तुम्हारा पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पेड अप कैपिटल, तुम्हारे कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 50 लाख तक और 2 करोड़ तक अगर तुम्हारा पेड अप कैपिटल या फिर टर्नओवर है, तो तुम स्मॉल कंपनी की गिनती में आ सकते हो, नहीं तो नहीं। दूसरा बात, तुम एक सेक्शन 8 कंपनी कभी नहीं हो सकते हो, और तुम एक होल्डिंग या फिर सब्सिडरी कंपनी कभी नहीं हो सकते हो। तुम एक सेक्शन 8 कंपनी कभी भी नहीं हो सकते हो, और तुम एक होल्डिंग या फिर सब्सिडरी कंपनी कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, इसी बात को यहाँ ऊपर में लॉ के लैंग्वेज में लिखा है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़। इसका मतलब क्या है भैया? ये जो इतना लंबा लिखा, आप नीचे तो हम लोग को शॉर्टकट में बता दिए कि भैया पेड अप कैपिटल देख लो 50 लाख तक है तो ठीक है, टर्नओवर देख लो 2 करोड़ तक है तो ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया? यहाँ बोला कि 50 लाख तक का लिमिट अभी है, कल को ये लिमिट हम बढ़ा सकते हैं। 50 लाख तक का लिमिट पेड अप शेयर कैपिटल वाला आज है, कल को ये लिमिट बढ़ सकता है। 50 लाख से कितना बढ़ा के कर सकता है सरकार? 5 करोड़। उससे ज्यादा सरकार भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्या बोला? 50 लाख तक आज हम रखे हैं स्मॉल कंपनी का लिमिट, कल को मेरा मन किया हम बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्यों बढ़ाएगा सरकार लिमिट? एनीबडी कैन से दैट कि ये लिमिट सरकार को बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ेगा? कोई बच्चा बोल सकता है? एनीबडी कैन से? नहीं, कोई नहीं बोल सकता है। तो इनकम बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा। उसके अलावा इन्फ्लेशन रेट का कॉन्सेप्ट पता है? पापा लोग से पूछना कि पापा आप 10 रुपए में कितना चॉकलेट लेते थे। पापा का अगर बर्थडे होता है स्कूल में, हम लोग छोटे थे तो बांटते थे ना, तो पापा लोग का टाइम पे 10 रुपए में पूरा क्लास को बांट सकते थे, और आज के टाइम पे 10 रुपए में अपना खुद का नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन के कारण ये वाला बुद्धि लगाया गया 5 करोड़ तक का लिमिट। पेड अप शेयर कैपिटल आज 50 लाख है, लेकिन ये लिमिट सरकार बढ़ा सकता है। कितना तक बढ़ा सकता है? 5 करोड़। और टर्नओवर यानी कि जो सेल्स है लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से 2 करोड़ तक होना चाहिए। सरकार चाहे तो ये भी बढ़ा सकता है, लेकिन 20 करोड़ तक, उससे ज्यादा सरकार नहीं बढ़ा सकती। ठीक है, इजी है, सबको समझ में आया? यो करो। किसका फाइल ढूंढते थे? किसका? ओ ठीक है, गुड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, कौन कौन कंपनीज जो है एक्सेप्शन है? कौन कौन कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते? होल्डिंग, सब्सिडरी, सेक्शन 8।
या फिर कोई भी स्पेशल एक्ट के अंदर हो। कौन कौन? होल्डिंग सब्सिडरी सेक्शन 8 या फिर कोई भी स्पेशल एक्ट के अंदर में। होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है बात होगा, टेंशन नहीं है। ठीक है भैया, प्राइवेट कंपनी समझ गए। अब पब्लिक कंपनी का क्या कहानी है? पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन देखो सेक्शन 2 का 71 में, और क्या बोलता है सुनो। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। क्या डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी? क्या तो लॉ बोलता है कि पब्लिक कंपनी वो जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। वाह 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 वाह, क्या डेफिनेशन है? पब्लिक कंपनी वो जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसको थोड़ा और डिटेल में बताइए भैया। तो पहला बात, प्राइवेट कंपनी का क्या शेयर्स हम लोग आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे शेयर आसानी से ट्रांसफर होगा। पब्लिक कंपनी का शेयर आराम से ट्रांसफर होता है, यानी कि जितना भी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट में हम लोग देखते हैं कंपनी, तो कौन सा कंपनी होता है? पब्लिक कंपनी। कोई भी प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आ सकता है, शेयर मार्केट में नहीं आ सकता। पहला बात। दूसरा बात, मिनिमम नंबर। कोई कुछ पूछना चाहता है? पूछो। श्रुति कुछ पूछना चाहती हो बाबू? तुम्हारा अनम्यूट है, नहीं पूछना, ठीक है। ओके, पब्लिक कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, मिनिमम मेंबर 7 है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम पेड अप कैपिटल का दरकार इसमें भी नहीं है। और इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम आते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का केस में। अब हम तुम लोग को शॉर्टकट में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी समझा रहे हैं। मानो एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, बहुत बड़ा कंपनी है, और एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये ऐसे एक नॉर्मल कंपनी था। ए लिमिटेड का जो आदमी था, जो सीईओ था, वो देखा यार ये जो एक्स लिमिटेड है इसमें पोटेंशियल है ग्रोथ का, ये आगे बढ़ सकता है, ठीक है। ए लिमिटेड क्या किया? 51% ऑफ द शेयर खरीद लिया, ठीक है, और अपना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, हर कंपनी का ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जो टॉप मैनेजमेंट लेवल होता है, पढ़े हैं ना पिरामिड वाला हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट में कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वहां पे अपना आदमी बैठा दिया, शेयर भी ले लिया, अपना आदमी भी सारा मैनेजमेंट में बैठा दिया। तो अब देखा जाए तो एच लिमिटेड को कौन होल्ड कर रहा है? ए लिमिटेड। तो जो होल्ड करता है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जो होल्ड होता है उसको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। इस बारे में आगे और बात होगा, अभी एकदम इतना सा तुम लोगों को समझाने के लिए। जो होल्ड करता है, ज्यादा शेयर है, बहुत ज्यादा शेयर, आधा से भी ज्यादा शेयर, वो होल्डिंग कंपनी, और जो होल्ड होता है वो सब्सिडियरी कंपनी। तो अगर मानो ए लिमिटेड जो है वो था पब्लिक कंपनी, ए लिमिटेड क्या था? पब्लिक कंपनी, और एक्स था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक्स क्या था? प्राइवेट कंपनी। समझो इस बात को, ए लिमिटेड था पब्लिक कंपनी, एक्स लिमिटेड था प्राइवेट कंपनी। लेकिन जैसे ही एक्स लिमिटेड को होल्ड करने लगेगा, एक्स लिमिटेड भी पब्लिक हो जाएगा। जादू। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, पहले एक्स लिमिटेड मस्त एक प्राइवेट कंपनी का जिंदगी जी रहा था, लेकिन जैसे ही उसको ए लिमिटेड होल्ड करना चालू करेगा, जैसे ही उसको होल्ड करना चालू करेगा, वैसे ही वो भी पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसमें आया। देखो, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। अगर किसी पब्लिक भैया कंपनी, हाँ बोलो। भैया नहीं समझ में आया ये वाला। एकदम सिंपल, फिर से रिपीट कर रहे हैं। मानो मानो टाटा है, टाटा कंपनी, टाटा लिमिटेड है, ठीक है, वो अपना जिंदगी मस्त जी रहा है, और यहाँ पे हम लोग का है आरएससी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, हम लोग अपना जिंदगी मस्त जी रहे हैं। टाटा देखा कि हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, टाटा क्या बोला? हम इसको अपना सब्सिडरी बनाना चाहते हैं। टाटा क्या बनेगा? होल्डिंग, हम लोग क्या बनेंगे? सब्सिडरी, ठीक है, बन गए। जैसे ही हम लोग टाटा के सब्सिडरी बनेंगे, हम लोग प्राइवेट वर्ड अब नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग का होल्डिंग कंपनी कौन है? एक पब्लिक कंपनी है। जैसे ही हम लोग एक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो किसी पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी बने, हम लोग प्राइवेट वर्ड नहीं लिख सकते, हम लोग भी पब्लिक कंपनी के गिनती में आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? यो करो, जरूरी है ये वाला भी। निकिता, सॉरी योर क्वेश्चन, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लेना।
अनिरुद्ध को समझ में आया? डाउट था? ठीक है, तो भैया पब्लिक कंपनी भी क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। अभी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का ए, अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन। 7 या फिर 7 से ज्यादा लोग चाहिए एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 या फिर 7 से ज्यादा लोग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितना है? 7 है। तो ये कहानी था पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का, स्मॉल कंपनी का। एक कंपनी हम लोग छोड़ रहे थे जो कि था ओपीसी। ठीक है, ओपीसी का जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, इसमें खाली लैंग्वेज को टच किया है। इसका जो अगला पेज है 5.10, इसके बगल में 2 स्टार मार्क कर दो, यही पढ़ना है तुम लोग। 1 नंबर लैंग्वेज क्या बोलता है? ओपीसी में सिर्फ एक मेंबर होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल ओपीसी में नहीं बताया गया। अच्छा, मानो कोई एक जन ओपीसी में है, उसको अपना नॉमिनी रखना होगा, यानी कि कल को अगर वो मर गया तो किसके पास जाएगा शेयर? वो नाम दे देना होगा। अभी जिसका नाम दिए हैं, मानो ए ओपीसी का एक मेंबर है और ए नाम दिया है बी का, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बी का कंसेंट लेना, मंजूरी लेना जरूरी है, लिखा हुआ। ठीक है, कि हाँ भाई हम ए का बात मानते हैं, कल को ए चल बसेगा तो उस कंपनी को हम संभालने के लिए तैयार। ठीक है, और कल को वो चाहे कि नहीं मेरा ए से लड़ाई हो गया, हम वो कंपनी नहीं संभालेंगे, तो वो हट भी सकता है, वो विथड्रॉ कर सकता है अपना कंसेंट। फिर से ए बी को बोला कि भाई मेरा ओपीसी है, उसमें नॉमिनी बनेगा क्या? बी बोला हाँ बनेगा। कल को बी को नहीं बनने का माने वो विथड्रॉ कर सकता है, ए नया नॉमिनी ढूंढ लेगा। और तो और कल को ए को मन किया कि हम किसी और को बनाएं, तो वो भी कर सकता है। देखो 3 केस हुआ। पहला केस, बी से पूछा गया तुम बनेगा, बी हाँ बोला, कल को बी पलटना चाहता है, पलट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ए नया ढूंढ लेगा। दूसरा केस, ए बी को बना दिया लेकिन देख रहे कि बी सही आदमी नहीं है, वो नहीं संभाल पाएगा, तो ए किसी और को ढूंढेगा। ठीक है, ओके। लेकिन ये जो भी ढूंढा ढूंढी हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसमें मंजूरी होना जरूरी है, और ये मंजूरी सरकार को यानी कि रजिस्ट्रार को बताना जरूरी है। अगर बदला बदली हो रहा है तो सरकार को बताना जरूरी है, रजिस्ट्रार को बताना जरूरी है। कौन बन सकता है ओपीसी में मेंबर? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितना दिन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए? 182 दिन। वही एक ओपीसी बना सकता है और वही एक नॉमिनी बन सकता है। ओपीसी का नॉमिनी बनने के लिए और ओपीसी बनाने के लिए इंडिया का रेसिडेंट होना जरूरी है। इंडिया का रेसिडेंट कौन? जो प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया में था, 182 डेज इंडिया में था। एक ही आदमी के 4-5 ओपीसी बना सकता है? नहीं। एक ही आदमी का 4-5 ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है? नहीं। एक माइनर ओपीसी बना सकता है? नहीं। नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी, या फिर वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी नहीं रख सकता है। एक माइनर ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता, नॉमिनी नहीं बन सकता। चलो बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखे, फायदा उठाए उस कंपनी का, नहीं उठा सकता। अब सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या होता है? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ओपीसी प्राइवेट में बदल सकता है, पब्लिक में बदल सकता है, लेकिन सेक्शन 8 में नहीं बदल सकता है। ओपीसी को प्राइवेट में बदलने के लिए कितना मेंबर चाहिए होगा? मिनिमम 2। ओपीसी को पब्लिक में बदलना है, कितना मेंबर चाहिए होगा? मिनिमम 7। सेक्शन 8 में बदलना है, बदल ही नहीं सकता। एक ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकता है। जैसे कि हम मानो एक कंपनी खोले कि सर मेरे कंपनी में आइए, पैसा दीजिए, पैसा 5 दिन में डबल। ठीक है, ऐसे 1% कंपनी नहीं कर सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाला नहीं कर सकता। ठीक है, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड। कम से कम मानो ओपीसी को बदलना है, पब्लिक में बदल सकता है, लेकिन कम से कम आपको खुले हुए 2 साल होना चाहिए, आपको काम किए हुए 2 साल होना चाहिए। लेकिन मानो एक ओपीसी खुला और जबरदस्त चला, उसका जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख पार कर गया है, या फिर जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ पार कर गया। अगर एक ओपीसी खुला तो उसको 2 साल से पहले कन्वर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वही 2 साल में मानो उसका कैपिटल 50 लाख या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, कन्वर्ट करो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
if one person company or any officer of such company contravenes the provision, they shall be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees and with a further fine 1,000 rupees for every day. मानो एक कंपनी था, उसको प्राइवेट में बदल जाना चाहिए था, क्यों? क्योंकि उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ पार कर गया था। मानो आज कितना 31 तारीख है, आज उसको बदलना था और वो नहीं बदला महीना भर, तो 10,000 रुपया तो फाइन है ही, और 1,000 रुपया करके 30 दिन का फाइन इसको और देना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, ये इसका लाइबिलिटी हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा। एक तुम लोग को हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, देखो डाइजेस्ट करो और बताओ पूरा समझ में आया तो यो करो, और कोई डाउट है तो पूछो। सर लास्ट पॉइंट एक बार समझाइए ना। ये पनिशमेंट वाला? हाँ सर। पनिशमेंट में अगर तुम कोई भी दिक्कत क्रिएट हुआ इसमें तो तुम्हारे ऊपर 10,000 का फाइन लगेगा, अगर तुम ओपीसी की मेंबर हो मानो, ठीक है? और मानो ऐसा हुआ कि आज जो है मेरा टर्नओवर 3 करोड़ हो गया, आज है 31/10/2020, तो हमको कन्वर्ट कर जाना चाहिए। कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे लॉ में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा 2 करोड़ से ज्यादा हो तो तुम कन्वर्ट कर सकता है, तो तुमको कन्वर्ट कर जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन तुम नहीं किया। मानो तुम कब की 15 तारीख को तुम सरकार को बता रही कि मेरे को कन्वर्ट होना है, तो कितना दिन का गैप आया? 15 डेज। अभी जितना दिन ये हुआ इंटू 1,000 रुपीज एवरी डे, यानी कि टोटल तुमको 15,000 प्लस जो 10,000 का फाइन है देना पड़ेगा, टोटल तुमको 25,000 रुपया देना पड़ जाएगा फाइन, ठीक है? यस सर। ओके, एनीबडी एनी प्रॉब्लम? नहीं है तो यो करो। ओके, ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं, ज्यादा तुम लोग को नहीं टॉर्चर करते हैं, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट क्लास आने से पहले ये पूरा हिस्सा पढ़ना, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है? सो थैंक यू एवरीबॉडी, और टाटा बाय बाय, फटाक से बाय कर दो।